वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 2 नवंबर 2021 और 2 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में आई ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार पटना के बाद कौन सा जिला राज्य का यानी कि बिहार का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन गया है। तो कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ से आपको दिया था और इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी यानी कि दरभंगा इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था। सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। और यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, जो भी प्रश्न आप लोगों से मैं वीडियो में पूछता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसे कोशिश कीजिए कि विस्तार पूर्वक लिखा जाए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के अर्थात बिहार के किस जिले की स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कराया है। ये बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गया जिला स्कूल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि गया स्कूल के छात्रों द्वारा यह एयर वाटर जनरेटर तैयार किया गया है जो कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा पेटेंट कराया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला पॉइंट है कि देश भर के 300 स्कूलों में गया स्कूल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि 300 स्कूलों की सूची में गया जिला स्कूल को मतलब प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन व ट्रेडमार्क द्वारा गया जिला स्कूल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सर्टिफिकेट भी दिया गया। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अगर उसके अलावा हम बात करें गया जिला की तो गया जिला जो है ये मगध प्रमंडल का हिस्सा यानी कि मगध प्रमंडल में आता है और मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है गया में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम गया जिले के एक और पॉइंट की बात करें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना है आपको कि बिहार का दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क गया जिले में है। और वहीं पे अगर हम बात करें पहले और तीसरे की तो क्रमशः पहला जो बायोडायवर्सिटी पार्क है ये अररिया जिले के कुसियार गांव में है, जबकि हम बात करें तीसरे डायवर्सिटी पार्क की तो ये सुपौल जिला में प्रस्तावित है और यहीं पे इसका निर्माण किया जाएगा। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको याद रखना ये सारे भी। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये भी उठता है कि मैं ये दोनों चीज़ों को यानी कि प्रश्न और एक्सप्लेनेशन को दोनों को एक ही स्लाइड में मैंने ऐड किया क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर दोनों को पहले ही जैसा रहने दीजिए। तो उसी आधार पर यहाँ पे मैंने दोनों को एक ही जगह सम्मिलित कर दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई शिकायत है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे देश की पहली 3 AC इकोनॉमी कोच वाली स्पेशल गति शक्ति एक्सप्रेस को कहां से कहां तक चलाकर शुरुआत की है। तो आपको बता दूं इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आनंद विहार से पटना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना इस एक्सप्रेस का नाम क्या है। तो इस एक्सप्रेस का नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम बात करें इस प्रश्न की तो रेल यात्रियों की सुविधा और त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए रेलवे द्वारा गति शक्ति एक्सप्रेस चलाए जाने की घोषणा की गई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि इसके तहत आनंद विहार टर्मिनल से पटना तक गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाने की योजना है। अब यहाँ पर इसी में हमारा एक और पॉइंट है कि इस ट्रेन में अर्थात इस एक्सप्रेस में 20 नए 3 AC इकोनॉमी कोच होंगे और ये कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और दानापुर स्टेशन होते हुए जाएगी। अर्थात इन सारी जगहों को ये ट्रेन कवर करेगी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। ये आनंद विहार से चल करके पटना तक आएगी और इस एक्सप्रेस का नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस। इसके अतिरिक्त कुछ और भी पॉइंट है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में पटना में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत 3 क्लस्टर का चयन किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में पटना एम्स में न्यूक्लियर मेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है और पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। और आपको ये ध्यान रखना ये पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में इसकी स्थापना की जा रही है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि पटना में खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी और मछली की क्वालिटी जांच करने के लिए कंबाइंड फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी शुरू किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बिहार में ये पटना जिले में इसकी शुरुआत की गई है। तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 13 वर्षीय धीरज कुमार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में हुआ है और आपको यहाँ पे बताना है कि वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है पश्चिमी चंपारण यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि धीरज कुमार पश्चिमी चंपारण के बेतिया के रहने वाले हैं। आपको ध्यान रखना कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया के रहने वाले हैं धीरज कुमार, जो कि हाल ही में उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर यह सवाल बनता है कि किस चीज़ के लिए इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं यह घोषणा उनके द्वारा एक साहसिक कार्य करने के लिए की गई है। आपको बता दूं कि दरअसल कुछ समय पहले उन्होंने एक मगरमच्छ से साहसपूर्ण लड़ाई करके अपने छोटे भाई की जान बचाई थी, और जिस कारण से उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं और ये पश्चिमी चंपारण के बेतिया के हैं। इनका नाम है धीरज कुमार, जो कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बता दूं, पश्चिमी चंपारण की चर्चा हो रही है तो पश्चिमी चंपारण तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आपको सभी को पता है, मैंने आपको कई बार बताया। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि यह गोपालगंज तथा मोतिहारी जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। और अगर हम बात करें राज्य के साथ, तो उत्तर प्रदेश तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यह नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ पर पश्चिमी चंपारण से एक प्रश्न और भी है, जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं। तो हाल ही में पश्चिमी चंपारण के बेतिया के चनपटिया मॉडल को भूटान से हर महीने 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। और आपको ये ध्यान रखना, चनपटिया जो संबंधित है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से संबंधित है। और ये चनपटिया मॉडल क्या है, एक प्रकार का ये मतलब कह सकते हैं स्टार्टअप उद्योग है। जब ये कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद से ही ये मतलब कार्य स्टार्ट हुआ था। ये मतलब धीरे धीरे एक उद्योग का मतलब कि कह सकते हैं एक स्टार्टअप उद्योग का दर्जा प्राप्त कर चुकी है और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है बिहार में। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। आपको ये ध्यान रखना, ये पश्चिमी चंपारण के बेतिया से संबंधित है। कई बार मैंने आपको यहाँ पर चनपटिया मॉडल के बारे में बताया और एक प्रश्न में शायद मुझे याद है मैंने आपको डिटेल्स एकदम मेंस की तरह आपको एकदम विस्तृत जानकारी दिया था। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि रोजाना वीडियो को देखिए। ये सारे के सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। जितने वीडियो चैनल पे अपलोड हुए इस तरह के सभी को देखिए। ये आपकी आगामी बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होने वाले हैं सभी परीक्षाओं में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और यहाँ पर एक चीज़ का ये ध्यान रखेगा, इन सारे मंथ के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसका पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही साथ आप वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में नवादा जिले के किस अभिनेता को महाराष्ट्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय हित गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राहुल वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि नवादा जिले के अभिनेता राहुल वर्मा को महाराष्ट्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय हित गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, यह सम्मान उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। सामाजिक कार्य में उनकी योगदान के लिए ही उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इनसे संबंधित एक और फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। तो राहुल वर्मा इससे पहले भी कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके हैं, जैसे कि एकता गौरव पुरस्कार और साथ ही साथ तिलका मांझी राष्ट्रीय पुरस्कार आदि ये प्राप्त कर चुके हैं पहले। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना। ये बिहार के जो राहुल वर्मा ये नवादा जिले के रहने वाले हैं। और आपको यहाँ पर मैंने एक प्रश्न बताया था ईशान किशन से संबंधित। ईशान किशन का जो पैतृक गांव है ये नवादा जिले के अंतर्गत ही आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ईशान किशन भारतीय क्रिकेट टीम का एक उभरता हुआ सितारा है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो ये संबंधित चीजों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं नवादा जिले की। तो नवादा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर ये ध्यान रखें, नवादा जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के द्वारा नवादा में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली याज्ञवल्क्य और लोमस ऋषि के पहाड़ियों के खनन पर रोक लगाया गया था। और फिर हमारा अगला पॉइंट है कि नवादा में परमाणु बिजली घर बनाने की तैयारी की जा रही है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नवादा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रयोग किया गया, न कि बिहार का। ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अव्वल आया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में बिहार का नवादा जिला। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ से ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले पांचवें प्रश्न पे। हमारा अगला पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में प्रबंध संस्थानों के सर्वेक्षण में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर IIM कलकत्ता यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि भारतीय प्रबंध संस्थान अर्थात IIM कलकत्ता ने वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ प्रबंध संस्थानों के लिए करार किए गए एक मीडिया संस्थान के सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी कि इस सूची में IIM कलकत्ता को शीर्ष स्थान मिला है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, यह सर्वेक्षण 3 महीने तक चला और इसमें 305 संस्थानों ने भाग लिया था। अब यहाँ पे कंडीशन आपको ये याद रखना कि 305 संस्थानों की सूची में IIM कलकत्ता को शीर्ष स्थान मिला था और यह सर्वेक्षण जो किया गया था ये लगभग 3 महीने तक चला था। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि पिछले वर्ष इस सर्वेक्षण में IIM अहमदाबाद ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। यानी कि 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में IIM अहमदाबाद को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था।
अब यहाँ पर इसी प्रश्न से रिलेटेड कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको बता दूं कि इस वर्ष यानी कि 2021 में आईआईएम अहमदाबाद ने 5 मानदंडों में से 3 में शीर्ष स्थान हासिल किया है और दूसरे स्थान पर पहुंचाने के 5 मानदंडों में से अहमदाबाद ने 3 को मतलब कि 3 में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसके आधार पर इसे दूसरा स्थान मिला। और जबकि हम बात करें आईआईएम कोलकाता की, तो आईआईएम कोलकाता ने 5 मानदंडों में शीर्ष स्थान किया, पांचों के पांचों में इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया और इस सूची में प्रथम स्थान पर आया है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आईआईएम कोलकाता ने भविष्य के दृष्टिखंड में बेहतर स्कोर के आधार पर बढ़त हासिल किया है इस सूची में। और यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस सर्वे में तीसरा, चौथा और पांचवां स्थान क्रमशः आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम लखनऊ और एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई ने हासिल किया है। यानी कि अगर हम बात करें इसमें पहला स्थान किसे मिला, तो याद रखिए आईआईएम कोलकाता को पहला स्थान, जबकि दूसरा स्थान आईआईएम अहमदाबाद को, तीसरा स्थान आईआईएम बेंगलुरु को, चौथा स्थान आईआईएम लखनऊ को और पांचवां स्थान जो इस सूची में मिला ये मिला एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर मुंबई को। ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, ये आपको एग्जाम के समय पता चलेगा। तो सभी चीज़ों को आप लोग समग्र विश्लेषण के साथ पढ़िए, ये निसंदेह आपको फायदा देगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो ये प्रश्न हाल ही में फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मेटा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर अब मेटा रखने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि मेटा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस वाले पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेटा शब्द एक ग्रीक शब्द से लिया गया, यानी ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है परे, और यह भविष्य के मकसद को भी दर्शाता है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि दरअसल मार्क जुकरबर्ग लंबे समय से अपने सोशल मीडिया कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते थे और वह इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते थे, और ऐसी पहचान देना चाहते थे जहां फेसबुक को केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ना देखा जाए। ये आपको ध्यान रखना, और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया गया है। तो जानकारी यहाँ से आपको याद रखना, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त और भी कई सारे पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है फेसबुक से संबंधित, तो तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फेसबुक इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है और जिसके माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवारों और परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। ये सभी आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। और यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस वाले पॉइंट में लिखा गया। यह फेसबुक इंक नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित की जाती है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने किया था। जब ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तभी इस फेसबुक कंपनी की स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, स्थापना के समय इसका नाम था द फेसबुक। तो ये भी जानकारी आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है, और इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में ये है मार्क जुकरबर्ग। अब यहाँ पर आपको एक बात ये भी बता दूं, जो आप इस लोगो में देख रहे हैं ये वाला, ये मेटा का लोगो है और ये जो फेसबुक का लोगो है, ये तमाम चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। 2014 से 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये क्यों मनाया जाता है, कंप्लीट चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई है, जो कि भारत के जो लौह पुरुष के नाम जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्हीं के मतलब जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा है इस वर्ष यानी कि 2021 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं वर्षगांठ है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और साथ ही साथ बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट और बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ से मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि नया मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था पहली बार भारत की आज़ादी के बाद, जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग सौंपा गया था। आप लोगों को इसकी जानकारी तो एकदम से डिटेल में कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण उनके सम्मान में ही किया गया था, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था। और इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त 31 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व शहर दिवस के रूप में नामित किया गया है। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न किस सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कन्नड़ सिनेमा के ये अभिनेता थे और ये स्टार थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं, कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का हाल ही में 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको याद होगा, आपने इनकी बहुत सारी मूवी को देखा होगा। अगर आप मूवी देखने के शौकीन है तो आपको याद होगा पुनीत राजकुमार कौन है। अब यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है, उनके फैंस के सड़कों पर आने की आशंका को देखते हुए कर्नाटक में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग जो बहुत ही ज़्यादा थी और इसी आधार पर कर्नाटक में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और यहाँ पे हमारा अगला 2 पॉइंट है जो कि इन्हीं से संबंधित है और ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 2007 में आरसू में अपने अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया था और साथ ही साथ 2008 यानी कि अगले वर्ष में अपने फिल्म मिलन में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें कर्नाटक राज्य के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। तो दोनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है। ये घोषणा भी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है। इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। अब ये योजना क्या है, इसकी शुरुआत जो की गई है, इसके तहत क्या कार्य होंगे, इसका क्या उद्देश्य है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार वैसे लोगों को जमीन देगी जिनके पास घर बनाने की जमीन उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना, उन्हें यह जमीन पंचायत स्तर की आबादी पर उपलब्ध कराई जाएगी और यह जमीन उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पंचायत स्तर पर यह कार्य किया जाएगा, पंचायत स्तर पर यह जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। और यहाँ पर कंडीशन यह है कि जिनके पास घर उपलब्ध नहीं है उन्हीं को ये उपलब्ध कराया जाएगा। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि परिवार में जो कंडीशन है, ये परिवार में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होंगे तभी इस सेवा का लाभ मिलेगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना, इस योजना का नाम क्या है। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो कई सारे पॉइंट और भी हैं यहाँ से बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। आपसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में राज्यपाल हैं। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। और साथ ही साथ हाल ही में मध्य प्रदेश के संजय डुबारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बिहार के कैमूर वन्यजीव तक टाइगर कॉरिडोर बनाने की पहल की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बना है। और इसी में है कि हाल ही में इंदौर ही भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है और भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और साथ ही साथ हाल ही में मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, ये सारे के सारे 2021 के लगभग हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सभी को यहाँ से आपको याद रखना। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 की सूची में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि इस सूची में राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। यह भी जानकारी याद रखिए। अब इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में 68 गुणात्मक, मात्रात्मक और परिणाम आधारित संकेतकों का उपयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का अध्ययन किया गया, जो कि 6 क्षेत्रों में 100 की अधिकतम स्कोर के लिए था। और इसमें जो सबसे अधिक स्कोर प्राप्त हुआ ये कर्नाटक को प्राप्त हुआ। इसी आधार पर कर्नाटक को इस सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया और दूसरे स्थान पर रखा गया राजस्थान को। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आपको कुछ जानकारी और दे दूं। तो ऊर्जा दक्षता का अर्थ है एक ही कार्य को करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊर्जा दक्षता के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और साथ ही साथ ऊर्जा आयात की मांग को कम करना इत्यादि इसमें शामिल है। अब यहाँ पे हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री है वसवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। और यहाँ पे अगर बात करें हाल ही में जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार कार्य का निर्णय कर्नाटक ने ही लिया है। और हमारा अगला पॉइंट है कि विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया और साथ ही साथ हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बनकर तैयार हुआ है, जिसका नाम बदलकर श्री सिद्धिरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो सभी चीज़ों को यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए और सभी चीज़ों का रिवीजन देते रहिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है। ये शुरुआत अभी हाल ही में किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है।
अब ये योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस वाले पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस योजना के तहत पहाड़ों पर रहने वाली लगभग 3 लाख महिलाओं की मदद की जाएगी, जो कि अपने पशुओं के लिए चारा लाने के लिए दूर दराज के गाँव में जाती है, जो कि काफी खतरनाक साबित होता है। और इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया और ये लगभग 3 लाख महिलाओं को इससे मदद मिलेगी, जो कि इस योजना का नाम है घसियारी कल्याण योजना, और ये शुरुआत किया गया उत्तराखंड के देहरादून में। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि घसियारी कल्याण योजना के तहत महिलाओं को उनके पशुओं के लिए हरा चारा उनके घर पर यानी कि उनके घरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये इस योजना का उद्देश्य है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आपको कुछ जानकारी और भी दे दूं कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ये आप सभी जानते हैं, तथा इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है कल भी मैंने आपको बताया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है यह है गैरसैंण, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और वर्तमान राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, तो ये भी ध्यान रखें। और साथ साथ हाल ही में उत्तराखंड में सबसे बड़े एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन हुआ है और जुलाई 2021 में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड में ही किया गया था और उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। तो सभी चीजें यहाँ से आप लोग ही याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में खबरों में रहा क्वीन हियो हुआंग ओकी मेमोरियल पार्क किस देश में स्थित है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ये जो पार्क स्थित है ये भारत में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये चर्चे में था तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को ऐड किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि क्वीन हियो हुआंग ओकी मेमोरियल पार्क भारत में स्थित है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, अयोध्या में सरयू के तट पर स्थित इस पार्क को पहले रामकथा पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और ये 4 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन होने के बाद इसे क्वीन हियो हुआंग ओकी मेमोरियल पार्क के रूप में जाना जाएगा। ये घोषणा हो चुकी है, तो आपको ये ध्यान रखना 4 नवंबर से इसका नाम परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसका नाम एक कोरियाई रानी के नाम पर रखा गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना के रूप में राजा पद्मसेन और इंदुमती के यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना इन्हीं के नाम पर अर्थात क्वीन हियो हुआंग ओकी के नाम पर ही इस पार्क का नामकरण किया जा रहा है। और यहाँ पे हम बात करें पद्मसेन की, तो पद्मसेन ने कौशल राज्य पर शासन किया था। तो ये कंप्लीट जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर चलते आगे और आपको बता दूं कि जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, हमारे करंट अफेयर्स का मटेरियल जो कि डेली और मंथली आता है उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और भी कई सारे मटेरियल जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप ये सारे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ पर ये सारी चीज़ों को आप प्राप्त कर पाएंगे मेंबरशिप लेने के बाद। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों की सेवाओं के अनुसार बिहार का कौन सा एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको यहाँ से दिया था। आप बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो भी चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आप लोग इसे विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।